हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस साइड रिद्धि। और आज के इस वीडियो में आप लोगों की ईवीएस की डेली क्लासेस चल रही थी, उसमें आपके क्लास 9 है, जिसमें आप लोगों का यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास आपको बताना है। आपके एग्जाम में आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपके काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट 5 से रिलेटेड। उसके बाद आता है सोशल फॉरेस्ट्री और नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ये आपके यूनिट 5 के आज के टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों से जल्द पहुंच जाए। उससे पहले यूनिट 1 to 8 तक के जितने भी मैंने अपने चैनल पे ईवीएस के डाले हैं अपनी वीडियो, आपके ईवीएस का पूरा कंटेंट भी एंड सेकेंड ईयर का, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की भी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो उसकी प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास होता क्या है। Sustainable development is the development that can continue indefinitely into the future, for which life support systems are needed. Hence, it was felt that it is essential to कंजर्व द बायोस्फीयर। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि सतत विकास वो विकास होता है जो भविष्य में क्या कर सकते हैं, हम लोग अनिश्चय काल तक जारी रख सकते हैं, जिसके लिए हम लोग अपने जीवन की सारी समर्थन प्रणालियों की आवश्यक हमें नीड होती है, और उसे हम महसूस कर सकते हैं कि वो क्या है, एक तरीके से हमारा बायोस्फीयर में क्या करता है, वो कंजर्व कर देता है। सबसे आसान तरीके में आपको अगर सतत विकास में अच्छे से समझाऊं तो दोस्तों, सतत विकास आपका वो ऐसा विकास होता है जिसमें हम लोग वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती हैं वो अपनी अपनी क्या कर सके, आवश्यकताओं को आपूर्ति कर सके, यानी कि पूरा कर सके। और इकोसिस्टम भी इसमें यानी कि परितंत्र भी क्या होता है, इसमें स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। तो यह होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Ecology has been defined as the study of structure and function of ecosystem. It may be stated in the simple term, it is the study of structure and function of nature. यानी आप लोग इकोलॉजी के संरचना की ओर से बोल सकते हैं कि कार्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और सरल शब्दों में अगर आप लोग को बोल दें तो वह प्रकृति की संरचना और कार्य का क्या है, अध्ययन है। इकोलॉजी में अगर आप लोग को डिफाइन किया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो वो प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है। अब हम लोग कुछ आपकी और भी डेफिनेशन देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसमें से आपके आती है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि विकास जो भविष्य की पीढ़ी को क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बिना समझौता किए, बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन होगी। अब हम लोग कुछ वेरियस यानी कि विभिन्न प्रकार के विकास देख लेते हैं। उसमें से सबसे पहला आपका आता है कृषि विकास यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास। तीसरा रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट। और फोर्थ आता है रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी मनोरंजन और पर्यटन उद्योग विकास। तो ये 4 तरीके के आपके डेवलपमेंट के क्या हैं, वेरियस टाइप्स हैं। अब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ यहाँ पे एग्जांपल यानी कि उदाहरण भी दिए गए हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो उसमें से पहला आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल का चक्रण। उसके बाद सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन आ जाता है, एफिशिएंट वाटर फिक्चर आ जाता है, ग्रीन स्पेस और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री आ जाता है। राइट, तो ये आपके एग्जाम्पल थे किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है एग्जाम में वो आता है रोल ऑफ स्कूल इन कंजर्वेशन, यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्कूल की आखिरकार स्कूल की परिभाषा या स्कूल किसे कहते हैं। द टर्म स्कूल रेफर टू द प्लेस वेयर एफर्ट्स आर मेड फॉर डेवलपिंग अ चाइल्ड
अ चाइल्ड शुड हैव ग्रेट डिवोशन इन हिज स्कूल, एवरी स्कूल हैज़ 3 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये बोला है कि जो स्कूल शब्द है उसका मतलब उस जगह से है जहाँ पे बच्चे के विकास के लिए प्रयास किया जाता है, यानी कि जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रयास किया जाता है, यानी कि एफर्ट्स डाले जाते हैं कि एक बच्चे को अपने स्कूल में क्या करना चाहिए, ग्रेट डिवोशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपके प्रत्येक विद्यालय में 3 प्रकार के वातावरण होते हैं। उसमें से पहला आपका आता है भौतिक वातावरण, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा होता है आपका सोशल इन्वायरमेंट, जो कि सामाजिक वातावरण से आता है। और तीसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल, जिसे आप लोग एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक या फिर शैक्षिक पर्यावरण। अब हम लोग देख लेते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार आखिर उन्होंने इस विद्यालय के बारे में यानी स्कूल के बारे में उनकी क्या डेफिनेशन दी है। द स्कूल हैज़ एन यूनिक इन्वायरमेंट वेयर इनेट क्वालिटीज ऑफ चाइल्ड आर डेवलप्ड फॉर लाइफ एंड फंक्शनिंग एफिशिएंसी इन ऑक्यूपेशन एंड इन सोसाइटी। यानी विद्यालय क्या है, एक ऐसा यूनिक इन्वायरमेंट है जहाँ पर बच्चे जन्मजात गुणों को जीवन और व्यवसाय में अपने क्या करते हैं, समाज के कार्य में कुशलता के लिए विकसित किया जाता है। यानी दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम लोग स्कूल जब जाते हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है, हम उसी तरीके से हम लोग जो भी अपनी इनेट क्वालिटीज़ होती है उसको क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आपके समाज या फिर आपके समाज से रिलेटेड जितने भी आपके सोसाइटी या ऑक्यूपेशन के क्या होते हैं, विकसित किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि आप लोगों के रोल ऑफ स्कूल, यानी कि पर्यावरण सेक्शन में स्कूल की भूमिका में आप बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ इन्वायरमेंटल क्लब, स्कूल में अगर इन्वायरमेंटल क्लब में आप देखेंगे तो योर स्कूल कैन फॉर्म एन इन्वायरमेंटल क्लब और बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन इन द विcinity and conduct activities around environment preservation. Children can also support local wildlife and reduce CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere by planting trees, herbs, flower in the school. इसमें ये बोला गया है जो हमारा इन्वायरमेंटल क्लब होता है यानी कि हमारा पर्यावरण क्लब, इसमें आपका स्कूल और आपका एक पर्यावरण क्लब बना सकता है। आपका जो स्कूल होता है वो क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट का क्लब बना देगा जिसमें आसपास के आपके जितने भी मौजूद क्लब होंगे वो सब उसमें हिस्सा बन सकते हैं। और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के आसपास जितनी भी गतिविधियां का उसका संचालन किया जा सकता है। स्कूल में खेल के मैदान, स्कूल में जितने भी आपके प्लेग्राउंड होते हैं या फिर जितनी भी आपकी झाड़ियां या फिर फूल लगाकर बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने वन्य जीवों को समर्थन कर सकते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। ये होता है आपका इन्वायरमेंटल क्लब जिसका रोल होता है आपका स्कूल में। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि आखिर स्कूल का आखिर मोस्ट आपकी भूमिका क्या है। उसमें आप ये भी पॉइंट लिखेंगे कि स्कूल प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्न इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। यानी कि जो स्कूल होता है वो बच्चे क्या करेंगे, अपने पर्यावरण को जागरूक सीखने में मदद करने की प्रक्रिया में एक स्कूल में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसके लिए, स्कूल में पर्यावरण को जागरूकता सिखाने के लिए। Some schools do not offer specific environmental educational program and instead add an environmental emphasis to certain classes. यानी कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को शो नहीं किया जाता या प्रेजेंट नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कक्षाओं में पर्यावरण पर जोर दिया जाता है, कुछ आपके क्लासेस में दिया जाता है, बट आपके स्कूल में इसको इन्वायरमेंटल को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। रिड्यूस डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी कि अनुशासन और कक्षा प्रबंधन की समस्या क्या होती जा रही है, उसकी कमी होती जा रही है। यहाँ पे लॉरा बैराजा के अकॉर्डिंग स्कूल की डेफिनेशन दी गई है जो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्कूल वॉज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड लर्निंग इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट एंड इशू। यानी स्कूल वह स्थान है जहाँ पर बच्चे आम तौर पर अपने पर्यावरण अवधारणाओं और अपने मुद्दे को क्या करते हैं, सीखते हैं और उसको रिपीट भी करते हैं यानी उसको दोहराते हैं, ऐसा लॉरा बैराजा ने बोला है। तो ये आप लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं दोस्तों। द स्कूल इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जो आपका विद्यालय की कुछ विशेषताएं हैं उसमें से पहले जो विशेषता बताई गई है उसमें बोला गया है कि जो हमारा स्कूल होता है वो आपका स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के नाम का होता है। दूसरा,
द स्कूल एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज टू डेवलप द चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के लिए स्कूल की क्या होती है, गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। द स्कूल इज द सेंटर ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। विद्यालय क्या होता है, आपके यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर चाइल्ड होते हैं उनके डेवलपमेंट का क्या होता है, एक सेंटर होता है। स्कूल का क्या होता है, एक सेंटर माना जाता है, यानी विद्यालय बाल विकास के लिए एक केंद्रित स्थान होता है। इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि आखिरकार स्कूल के इंपॉर्टेंस, विद्यालय का महत्व क्या क्या है। तो द डेस्टिनी, ये DS कोठारी ने बोला है कि भारत का भाग्य उसकी कक्षा के आकार में ले रहा है। ऐसा उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है कि हमारे स्कूल का जो महत्व दिया गया है वो द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। अब हम लोग स्कूल के फंक्शन देखते हैं कि हमारे स्कूल के आखिरकार मुख्य मुख्य कार्य क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि विद्यालय जो होता है वो हमारे घर और समाज के बीच की एक क्या होती है, चेन होती है, यानी एक कड़ी बोल सकते हैं। बच्चा जब सबसे पहले कहीं सीखता है तो वो उसका क्या होता है, घर होता है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला अगर उसका स्कूल जो माना जाता है वो उसका घर होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, तो होम हो जाएगा उसका पहला। तो और उसके बाद यहाँ पे स्कूल का उद्देश्य मेन यही होता है कि वो सब क्या करें, आपके कॉग्निटिव अफेक्टिव को और आपके साइकोमोटर एक्सेप्ट को क्या कर सके, उसका विकास कर सके, उसके किसके एस्पेक्ट को इंक्रीज कर सके। स्कूल का आपका मेन फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य यही होता है कि बच्चे का जितना भी कॉग्निटिव लेवल होता है, साइकोमोटर होता है, उसके सारे के सारे मनोप्रेयक पहलू का विकास करना। अब हम लोग देख लेते हैं नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल, यानी कि स्कूल में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बतानी है। If people are aware of the need for and the way of protecting the environment, they will act to preserve it। यानी यदि लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता और उसके तरीके के बारे में पता चल जाए कि वो कैसे संरक्षित करने के लिए कार्य करेंगे, ये होगा स्कूल में पर्यावरण शिक्षा। यानी कि अगर आप बच्चों को जितना ज़्यादा एनवायरमेंटल के बारे में अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता दिलाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको उसी के तरीके पता चलेंगे कि उसकी क्या क्या आवश्यकता हो जाती है और उनके तरीके के बारे में पता चल जाता है। दूसरा आपका है स्कूल शुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी स्कूलों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और तीसरा आपका आता है पर्यावरण शिक्षण यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी अफेक्टेड एज पार्ट ऑफ अ स्कूल करिकुलम। यानी कि स्कूल का पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में क्या हो सकता है, ये प्रभावित हो सकता है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी, जो कि आपका टॉपिक आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा बट आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री कम से कम आप लोग इसकी डेफिनेशन तो करके जाइएगा दोस्तों। द सोशल फॉरेस्ट्री इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक वानिकी कोई एक नई आपका अवधारणा नहीं है। ये बहुत पुरानी भारतीय आपकी क्या है, इंडियन मेथड है, यानी कि आपकी भारतीय पद्धति है। जितनी भी आपकी योजना सामाजिक वानिकी में आती है वो सब क्या होती है, इसके अंतर्गत यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आती है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसमें सारे के जैसे जानवरों के लिए आपके लिए चारा, लकड़ी, ईंधन और जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है सोशल फॉरेस्ट्री। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक वानिकी हो रही है जिसमें कि आपके जानवरों के लिए खाना ले, यहाँ पे चारा लिया जा सकता है। लकड़ी से आपके कितने सारे काम हो जाते हैं, फ्यूल्स और ऑक्सीजन फॉर लाइफ। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन है, यानी कि आपका ऑक्सीजन है जो कि आपको प्रदान करता है सोशल की फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, वो डेफिनेशन के तौर पे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मेकिंग यूज ऑफ अनयूज्ड एंड fallow land so that deeper forests are safeguarded from exploitation by using fast growing trees to meet the need of food and fuel wood। यानी कि सामाजिक वनी का मेन आपका अर्थ होता है कि जितने भी आप लोगों के अनयूज्ड और प्रति भूमि का उपयोग करना, जिससे कि सारे के सारे चारे और ईंधन की लकड़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों का उपयोग करके गहरे जंगलों में शोषण से हम उसे बचा सकते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि आपके कुछ उद्देश्य हैं।
सामाजिक वाल्मीकि के उद्देश्य, जो कि उसमें से पहला उद्देश्य आता है कि आपका सोशल फॉरेस्ट्री की योजना का मुख्य उद्देश्य आएगा इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर फॉर एडवर्स क्लाइमेट फैक्टर। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए इन्वायरमेंटल, यानी पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फ्यूल वुड फॉर डोमेस्टिक यूज, स्मॉल टिम्बर, रूरल हाउसिंग, लाइफ स्टॉक एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर कॉल इंडस्ट्रीज। अब इसमें आपको यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे आपको ये बोल दिया गया है कि आप लोग घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी, ग्रामीण अवकाश के लिए छोटी इमारतें लकड़ी होती हैं जो, और पशुओं के लिए चारा, और जितने भी आपके स्थानीय उद्योग होते हैं उनके लिए वनोपज की आपूर्ति का क्या कर सकते हैं, वृद्धि करना हो सकता है। प्रोवाइड जॉब्स फॉर अनस्किल्ड वर्कर, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अनस्किल्ड वर्कर को हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये आपका अलग टॉपिक है जो कि आप लोग थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं यूनिट 5 का। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क आपका क्वेश्चन आएगा। तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये वो क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा आपके प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वो होता है आपके नेशनल पार्क। आपके एग्जाम में आप लोगों से नेशनल पार्क के 2-3 नाम पूछे भी जा सकते हैं जो कि आगे मैं डिस्कस कर दूंगी दोस्तों। अभी हम लोग देख लेते हैं सेंचुरी क्या होता है, यानी कि अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? ये एक वो स्थान होता है जहां पर जितने भी आपके घायल, परित्यक्त और दुर्व्यवहार किए जाने वन्य जीवों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप में उनके प्राकृतिक वातावरण में शांति से रहने की अनुमति है। यानी सेंचुरी वो जगह है जहां पर जितने भी आपके इंजर्ड आपके या फिर अबेंडन बोल सकते हैं, और या फिर दुर्व्यवहार किए जाने वाले जितने भी आप लोगों के क्या होते हैं, जीव होते हैं, उन सबको बिना किसी यानी कि ह्यूमन के एनवायरमेंट, प्रकृति वातावरण से शांति रहने की एक जो जगह होती है वो होती है आपकी सेंचुरी। नेशनल पार्क हमारे भारत में क्या है तो आप देख लेते हैं। द हेली नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। यानी कि जो हेली नेशनल पार्क है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पारिस्थितिक संरक्षण में बेहतरीन उदाहरण में से एक है। आप लोग अगर बताना चाहें कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का सबसे मोस्ट आपका बेस्ट एग्जांपल है तो वो आपका हेली नेशनल पार्क है। और भारत में अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है जिसमें से आपका पहला आ जाता है कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके बाद कर्नाटक में आपका आता है बांद्रा वन्य जीव, केरल में आपका चिनार वन्य जीव, और उत्तराखंड में आपका आता है कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपके नेशनल पार्क भारत में है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अभयारण्य क्या होता है, यानी सेंचुरी होता क्या है। Sanctuary are naturally occurring areas that are meant to protect the endangered species from hunting, poaching and predation। यानी सेंचुरी वो जगह के वो बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला वो स्पेस है जहां पर लुप्तप्राय प्रजाति का शिकार, अवैध शिकार और शिकार से बचने के लिए है। नॉर्मल अगर आपके फॉरेस्ट या जंगल में देखा जाएगा तो ये सब चीजें वहां पर होती हैं कि लोग वहां पर क्या करते हैं, शिकारी अपना शिकार कर सकते हैं। उन सब से बचने के लिए आपकी ये जगह अभयारण्य बनाई गई है जहाँ पे जानवरों को क्या किया जाता है, उन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं या फिर उन सबको व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं पाला जाता कि वो सब किसके लिए यूज़ में आ रहे हैं, कि उसका मेन पर्पस क्या है, कमर्शियल, उसके लिए आपका नहीं यूज़ किया जाता उन एनिमल्स को। ये सभी जंगली जानवरों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। यानी अभयारण्य क्या करता है, आप लोगों का एक, आप क्या कह सकते हैं कि एक वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे आप लोगों के जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके हेल्थ की ध्यान रखा जा सके और उनका एक सुरक्षित आश्रय दिया जा सके, यानी कि वो एक वेल सेटल्ड रह सके। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे भारत में वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, उसकी लिस्ट है यहाँ पे पूरी। पहला आपका यहाँ पे देख लेंगे दिचिगाम वन्यजीव अभयारण्य होता है, सुंदरबन आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनास है, भरतपुर आता है, बर्ड सेंचुरी आता है, पेरियार वाइल्ड लाइफ होते हैं। इनमें से कोई भी आप लोग अपने 3-4 नाम याद कर लीजिएगा आराम से और इसको अपने नोट्स में रेडी कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर तो आप लोगों की ईवीएस की क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है, और ईवीएस की क्लास यहाँ पे ख़त्म होने के बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ टॉपिक जैसे ही आप लोगों के एग्जाम के लिए है, ईवीएस का कोर्स यहाँ पे आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आप लोगों का मैंने चैनल पे पोल डाला है, आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज
उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं यूनिट वाइज आपका टॉपिक लेकर आऊंगी। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्रिएटिंग के बारे में लाने के लिए सोच रही हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे पहले वीडियो चाहिए। बाकी पेपर आने से पहले एक वीडियो इन्वायरमेंट के ऊपर और आ जाएगी, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक अगर रह रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा रह रहा होगा जो प्रीवियस ईयर में और आपको उसके आंसर चाहिए, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।